नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों बाद मेरा फिर से वीडियो आज यूट्यूब पर अपलोड होगा। इसके पहले मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया था जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताया था, उसका पूरा कंडीशन समझाया हुआ था। आज हम आपको परावर्तन के नियम का स्पष्टीकरण कराएंगे, गोली दर्पण क्या है उसके बारे में बताएंगे, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है इसको बताएंगे। यही सब टॉपिक पे बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम का स्पष्टीकरण। प्रकाश के परावर्तन के नियम का स्पष्टीकरण। कैसे इसके नियम को हम स्पष्टीकरण करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे कि यही परावर्तन के नियम लागू होते हैं, इसके बारे में समझाएंगे। तो एक जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो समझने के लिए है, कोई एग्जाम बेस नहीं है, यहाँ समझना है। और आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो जो पहला नियम मैंने बताया था उसमें यही पॉइंट था कि इसको हमने प्लेन सरफेस मान लिया था। ये कोई प्लेन सरफेस है जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं, इसको समतल दर्पण कहते हैं और इसको हम अविलंब कहते हैं, इसको हम अविलंब कहते हैं। और एक तरफ से आने वाली प्रकाश की किरण होती है और एक तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण होती है, इसको हम बोलते हैं इधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये सन है बाय द वे, इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। उसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे यही पॉइंट था जो हमको समझाना है, इसी पॉइंट को समझाना है। यहाँ पे इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको आर से डिनोट करते हैं। ये आपतन कोण इधर है आई और परावर्तन कोण है इधर आर। इन्हीं दोनों पॉइंट को दिखाना है, ये दोनों पॉइंट समझना है। तो कैसे समझेंगे इसको समझना है। फैक्ट ये है कि हम कैसे दिखाएंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट को बताना है कि आई इज डायरेक्टली इक्वल टू आर कैसे होता है। कहने का मतलब कि परावर्तन का जो दूसरा नियम बताया गया था, दूसरा नियम में यही बताया गया था कि आर इज इक्वल टू आई या फिर आई इज इक्वल टू आर होता है, आई इज डायरेक्टली इक्वल टू आर होता है। यानी कहने का मतलब दोनों एक ही चीजें हैं। और ये यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बताया गया होगा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही पॉइंट समझाया गया था, इसी को हमको समझाना है। कैसे समझाना है उसको समझना है कि बहुत पहले का पॉइंट आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा चतुर्थांश के मैटर से। इसको हम रफ कर देते हैं इतना दूर समझाने के लिए। चतुर्थांश का एक पॉइंट बनता है, ये हमारा क्वाड्रेंट इसको कहते हैं अंग्रेजी में। और चतुर्थांश में टोटल 90 डिग्री का होता है, इधर भी 90 डिग्री का होता है। इसको एक्सिस बना देते हैं, इसको एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। पॉइंट समझने वाली बात है। यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। अब हम 90 डिग्री की बात करें तो एक मैटर यहीं से समझ में आ जाता है कि इसको हम कैसे दिखाएं कि ये आपतन कोण जो ए आई जो होता है ये कैसे डायरेक्टली आर के बराबर होता है। तो एक फैक्टर हमारा यहीं से है। जब समकोण त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज जो होता है ये इसको हम बराबर फिर आधे भाग में डिवाइड करते हैं तो हमारा 45 डिग्री का एंगल लेता है यहाँ से। वही चीज यहाँ पे सेम फॉलो करेगा। कहने का मतलब जब ये 45 का होगा और ये 45 डिग्री, यानी कहने का मतलब है ये भी होगा तो इधर भी वही चीज 45 डिग्री और इधर भी वही चीज 45 डिग्री। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये भी दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है। तो कहने का मतलब ये अगर हम इसको आई बना देते हैं तो आई बराबर 45 डिग्री तो आर बराबर भी क्या होगा 45 डिग्री। एक पॉइंट क्लास 9 की मैथ से ये मैटर पॉइंट कर रहा है कि अगर हम क्वाड्रेंट के तरीके से समझे तब पर भी हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, इसके मैटर को समझें
कि मतलब ये R इज डायरेक्टली इक्वल टू I कैसे है या I इज डायरेक्टली इक्वल टू R कैसे है, तो 45 डिग्री डिफाइन कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये चतुर्थांश के नियम को जब फॉलो करेगा तभी जाकर के ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। एक कक्षा 9 की मैटर से इसको हम लिए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। एक पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट यहाँ से समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्नेल का नियम जब बताया जाता है, स्नेल के नियम में पॉइंट जो किया जाता है, तो पॉइंट यही होता है कि साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू क्या होता है n। साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू क्या होता है n। तो जैसा कि जो पॉइंट है उसको समझा रहे हैं कि जो हवा का अपवर्तनांक होता है, हवा जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, हवा का अपवर्तनांक जो होता है, हवा का अपवर्तनांक जो होता है n बराबर, उसको हम 1 मानते हैं। एक पॉइंट कुछ होता है तो नियर अबाउट इसको हम 1 ले लेते हैं। हवा के अपवर्तनांक को अगर हम 1 रख दें तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसके मैटर को समझेंगे तो साइन I बटे साइन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और इसको हम आगे अगर देखें तो आगे का जो फैक्टर होता है साइन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R हो जाएगा। और साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल, तब जाकर के डायरेक्टली दिखाई देता है I इज इक्वल टू R। ये हमारा वही दूसरा नियम, फिर से इसको हमने स्पष्ट कर दिया दूसरे तरीके से कि अगर हमको अपवर्तनांक n की वैल्यू मालूम हो जाए, इसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। हर एक चीज का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, हीरे का अपवर्तनांक जो हीरा होता है, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो 2.46 होता है, 2.46 होता है। तो ऐसे सभी जो पदार्थ होते हैं उनके अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। तो वैसे ही हमारा हवा का अपवर्तनांक 1 देखा गया तो साइन I बटे साइन R इक्वल टू n होता है। और जब हमने हवा का अपवर्तनांक 1 रखा तो साइन I बटे साइन R इक्वल टू 1 होगा। तो ये दोनों, इसको इधर इक्वल कर दिया मैंने, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और डायरेक्टली आ गया I इक्वल टू R। एक नियम जो दूसरा नियम था प्रकाश के परावर्तन का, जो दूसरा नियम था उसको हमने स्पष्ट करके समझा दिया। एक बार फिर से समझते हैं। पॉइंट ये हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का स्पष्टीकरण। तो जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के आपस में बराबर होते हैं दोनों कोण, इसी को स्पष्ट करना था। यहाँ पे मैंने आपको नोट करके दिखाया हुआ है। कैसे स्पष्ट करना था मैंने एक बार बताया। पहला पॉइंट कि हम कक्षा 9 की क्लास 9 की मैथ की बुक से अगर इसको समझें तो क्वाड्रेंट का एक नियम होता है, चतुर्थांश का नियम होता है, उसी नियम के अकॉर्डिंग इसको दिखाया गया है कि ये हमारा चतुर्थांश हो जाता है और टोटल चतुर्थांश जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और एक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। तो जब इसको 90 को हम 50% डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री का रेंज लेगा। 45 डिग्री का जो रेंज लेगा, तो जब एक तरफ से 45 डिग्री का रेंज लेगा तो दूसरी तरफ से भी 45 डिग्री का रेंज लेगा। तो दोनों जब आपस में 45 डिग्री हो गए तो I इज इक्वल टू R डायरेक्टली 45 डिग्री होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एक पॉइंट यहाँ से सिद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि साइन I बटे साइन R जो होता है बराबर n होता है। स्नेल का नियम है, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। तो और ये अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन आपको बताया जाएगा तो इसमें उसका दूसरा नियम समझाया जाएगा, इसी पे है। इसको स्नेल का नियम कहते हैं। साइन I इक्वल टू साइन I बटे साइन R इक्वल टू n होता है। और मैंने बताया हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है। यहाँ पे मैंने 1 रखा, इसको जब मैंने कट कर दिया तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, I इक्वल टू डायरेक्टली R आ गया। यही हमारा पॉइंट था। इसके बाद हमारे आपको बात करेंगे, इसके आगे का जो मैटर है वो स्फेरिकल मिरर के बारे में है, गोली दर्पण के बारे में। वास्तव में गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और क्लास 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी ऑलरेडी बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसको। तो हम बात करेंगे गोली दर्पण की। गोली दर्पण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, गोली दर्पण क्या है, समझना है। ये मैंने एक बना दिया गोला, एक कांच का गोला है, और कांच के गोले को मैंने जब बनाया तो समझना है यहाँ पे, और इसको मैंने कट कर दिया इसी भाग पे, इसी भाग पे मैंने कट करके इसको अलग कर दिया, इसी भाग पे अलग किया। तो कहने का मतलब गोली दर्पण क्या है समझना है। इसी की डिफिनीशन यहीं से सब क्लियर होती है
गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। एक खोखला गोला है, इसका एक कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक तल परावर्तक और दूसरा पारे की लाल ऑक्साइड से पेंट किया गया होता है, कलई किया गया होता है। इसको बोलते हैं कलई वाला भाग, और इसको बोलते हैं परावर्तक। इसको परावर्तक कहते हैं। ए पॉइंट हट जाता है क्योंकि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो मैंने बताया गोली दर्पण किसे कहते हैं, फिर से समझेंगे गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक तरफ परावर्तक दूसरा पारे की लाल ऑक्साइड से कलई किया गया होता है। ऐसे दर्पण को हम गोली दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये मैंने बनाया था गोला और यहाँ पे उसको कट करके अलग कर दिया था, तो एक कलई किया गया भाग है, और पीछे वाला जो अंदर वाला भाग होता है वो परावर्तक होता है। यानी वहाँ पे जब कलई कर दिया जाएगा तो रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, जो चीजें वहाँ पे रहेंगी वही शो होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। तो गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक तल परावर्तक दूसरा पारे की लाल ऑक्साइड से कलई किया गया होता है। ऐसे दर्पण को हम गोली दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को हम गोली दर्पण कहते हैं। और यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला पॉइंट जो होता है इसको समझना है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम कहते हैं कॉन्केव। इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है इसको समझना है। अगर कोई पूछता है बाय द वे समझने के लिए, तो जब आपसे कोई पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो मैंने जो जिसको दर्पण की डिफिनीशन क्लियर होगी वो अवतल दर्पण की डिफिनीशन, उत्तल दर्पण की डिफिनीशन आराम से समझा सकता है उसको ध्यान से। कोई पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसको समझना है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। एक परावर्तक तल होता है और एक कलई किया गया। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, अंदर की तरफ होता है, दबा हुआ होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और वही पॉइंट यहाँ पे होता है। ये हो गया परावर्तक तल, और ये हो गया कलई किया जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बातें दोनों समझने वाली हैं, और इन्हीं दोनों की अगर डिफिनीशनों को मिला दिया जाए तो ये डिफिनीशन गोली दर्पण की तैयार हो जाती है। कैसे तैयार हो जाती है कि ये कांच के खोखले गोले के कटे हुए दोनों भाग हैं, जिसका एक बार बाहरी से कलई किया गया है और दूसरे में अंदर से कलई किया गया है। कहने का मतलब है, इसको समझने का जो फैक्टर होता है, सिंपल फैक्टर होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, अंदर की तरफ होता है, भीतर होता है, अंदर की तरफ होता है, या कलई किया गया भाग उभरा हुआ होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका कलई किया गया भाग अंदर की तरफ होता है तथा अथवा परावर्तक तल क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये हमारा फैक्ट है। इसके बाद गोली दर्पण की जो बातें होती हैं, इसमें अवतल दर्पण की जो बातें होती हैं उसको अलग तरीके से, उत्तल दर्पण की जो बातें उसको अलग तरीके से समझाई जाती हैं। तो ये हमारे दो टॉपिक्स थे, मैंने आपको दोनों टॉपिक्स के बारे में समझाया। सबसे पहला हमारा कि हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि आई इज डायरेक्टली इक्वल टू कैसे आर होता है, ये पॉइंट होता है कि आपतन कोण ऑलरेडी परावर्तन कोण कैसे बराबर होता है, इसको मैंने बताया। इसके बाद मैंने गोली दर्पण के बारे में बातचीत किया।
गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक, दूसरा पारे की लाल साइड से पेंट किया गया होता है, उसको हम गोली दर्पण कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, पहला मैंने बताया अवतल दर्पण, दूसरा मैंने बताया उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, मैंने आपको सिंपली समझाया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अथवा कलई किया गया भाग उभरा हुआ होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तथा कलई किया गया तल दबा हुआ होता है, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे दोनों टॉपिक्स थे, इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के पॉइंट को समझाऊंगा। धन्यवाद।